हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एट द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार पुलिस मद्य निषेध साइंस का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि रक्त समूह O को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? रक्त समूह O को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसमें जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें जो है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि निम्न में से कौन हवा से जमीन तक वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? निम्न में से कौन हवा से जमीन तक वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जो है वो नाग है। क्या है? नाग है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाग, जो कि जमीन से हवा में क्या करता है, इनकी हवा से जमीन में प्रक्षेपास्त्र करता है, यानी कि करता है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाग। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि मोनाजाइट अयस्क क्या है? मोनाजाइट अयस्क है। तो मोनाजाइट जो है यह थोरियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क कौन होता है? मोनाजाइट होता है। तो 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। थोरियम जो है मोनाजाइट का अयस्क है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थोरियम का। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि निम्न मास्लो में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? निम्नलिखित मास्लो में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। तो जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला जो है कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए संरचना का मॉडल जो है किसने दिया है? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। किसने दिया है? वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक, ये 2 वैज्ञानिक था देने वाला। डीएनए संरचना का मॉडल जो है वाटसन तथा क्रिक ने दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने दिया है। डीएनए संरचना मॉडल का सिद्धांत जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दवा जो है मतलब टाइफाइड उपचार में प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में प्रयुक्त होती है? तो क्लोरोमाइसेटिन होता है। क्या होता है? क्लोरोमाइसेटिन। क्या होता है? क्लोरोमाइसेटिन जो है यह टाइफाइड दवा के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोमाइसेटिन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमाइसेटिन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमाइसेटिन। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर में प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा जो प्रदान करता है वो प्रकाश करता है। कौन करता है? तो प्रकाश करता है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश करता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर की हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले एवं सूर्य से थोड़ा के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले एवं सूर्यास्त के थोड़ा बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है प्रकीर्णन है। क्या है? तो इसका कारण जो है प्रकीर्णन होता है। जैसे कि जिस रंग का प्रकीर्णन जितना मतलब कम होगा वो रंग जो है उतना मतलब ज़्यादा अधिक दिखाई देता है। जैसे लाल, क्या है? जैसे लाल रंग है, जितना इसका प्रकीर्णन जो बहुत कम होता है, इसलिए जो है यह उगते और डूबते समय भी क्या होता है? तो दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की फफूंदी द्वारा जनित रोग है। यानी कि फफूंदी द्वारा जो है कौन सा रोग होता है? फफूंदी द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फफूंदी द्वारा जो है दाद रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो दाद रोग होता है। फफूंदी द्वारा जनित रोग है तो वो दाद रोग है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाद। अगला प्रश्न है 10 नंबर की रेडियो कार्बन काल निर्धारण संबंधित है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो है संबंधित है। तो रेडियो कार्बन काल जो है यह जीवाश्म से निर्धारित संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवाश्म से संबंधित है। रेडियो कार्बन काल जो है यह जीवाश्म से संबंधित है। तो 10 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाश्म से रेडियो कार्बन काल जो है यह संबंधित है। अगला प्रश्न 11 नंबर की किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण है। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण क्या है?
तो वो हीलियम नाभिक है। क्या है? हीलियम नाभिक। क्या हो जाएगा? तो हीलियम नाभिक हो जाएगा। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से जो उत्सर्जित अल्फा किरण होता है वो हीलियम नाभिक होता है। क्या होता है? हीलियम नाभिक होता है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम नाभिक। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक जो क्या है? तो वो न्यूटन है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। क्या है? 13 नंबर में प्रश्न है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ जो है होती है, मतलब कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ जो है कौन सी होती है? तो वो चांदी की होती है। किसकी होती है? तो चांदी की रेजिस्टेंस जो है बहुत अच्छी होती है। किसकी होती है? चांदी का रेजिस्टेंस जो है क्या होता है? बहुत अच्छी होता है। और इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो ओम होता है। क्या होता है? तो ओम होता है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक जो है वो घटता है। क्या होता है? तो घटता है। यदि दाब बढ़ाएंगे बर्फ़ का गलनांक पर तो बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जो है घट जाएगा। तो 14 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न की प्रकाश की अधिकतम चाल जो है कितनी हो सकती है? यानी कि प्रकाश की चाल जो है कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, प्रकाश की चाल होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार जो है इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है एक मूल कण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन। क्या है? ड्यूट्रॉन जो है एक मूल कण नहीं है। क्या नहीं है? तो ड्यूट्रॉन जो है एक क्या है? मूल कण नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है? एक मूल कण है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? तो ड्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करने की जा सकती है? पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है? तो पदार्थ के आणविक भार की गणना जो हम वाष्प का दाब को माफ करके जो हम इसकी क्या कर सकते हैं? आणविक भार की गणना कर सकते हैं। तो 17 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्प दाब। क्या हो जाएगा? तो वाष्प दाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर में प्रश्न है कि एल्युमिनियम जो है धातु का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, यानी कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइड होता है। क्या होता है? तो बॉक्साइड होता है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क जो है वो बॉक्साइड है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है, यानी एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट्स में जो है कितने बिट्स होते हैं? तो वो 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। तो 19 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 बिट। अगला प्रश्न है 20 नंबर की विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है परिवर्तित करता है? तो देखो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो लाउड स्पीकर करता है। कौन करता है? लाउड स्पीकर करता है। कौन करता है? तो लाउड स्पीकर जो है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाउड स्पीकर। अगला प्रश्न है 21 नंबर की विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा जो है पाई जाती है? प्रश्न है कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा जो है निहित होती है? तो विद्युत सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। कौन सी ऊर्जा पाया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है विद्युत सेल में। क्या पाया जाता है? रासायनिक ऊर्जा। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है 22 नंबर की डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल जो है किसकी इकाई है?
तो डेसिबल जो है किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का एसआई है। क्या है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई क्या होता है? तो डेसिबल होता है। यानी कि ध्वनि को हम किसके द्वारा माप सकते हैं? तो डेसिबल के द्वारा माप सकते हैं कि कितना ध्वनि जो है किसके द्वारा मापते हैं? तो डेसिबल के द्वारा मापते हैं। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रक जो है डेसिबल होता है। अगला प्रश्न 23 नंबर की एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो है क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्ध्य को मापता है। क्या मापता है? तो तरंग दैर्ध्य को मापता है। एंगस्ट्रम की जो क्या मापता है? तो तरंग दैर्ध्य को मापता है। अगला प्रश्न 24 नंबर की गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया? यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है यह न्यूटन ने दिया है। कौन दिया है? तो न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। अगला प्रश्न 25 नंबर की एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन जो है किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीटों का। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? यानी कि डॉक्टरों के जो थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार जो है किसने किया है? तो थर्मामीटर का आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट ने किया है। किसने किया है? तो फ़ारेनहाइट ने किया है। डॉक्टरों का जो थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार जो है किसने किया है? तो फ़ारेनहाइट ने किया है। किसने किया है? तो फ़ारेनहाइट ने किया है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ़ारेनहाइट ने। कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? तो फ़ारेनहाइट ने किया है। अगला प्रश्न है 27 नंबर की साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaOH। क्या होता है? NaOH होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर की स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में जो है सीसा एवं लेड का प्रयोग किया जाता है। सीसा एवं लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसा एवं लेड हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी में किन पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सीसा और लेड का प्रयोग किया जाता है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीसा लेड का। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है नॉन फेरस धातु नहीं है? तो कोबाल्ट जो है क्या है? तो कोबाल्ट जो है नॉन फेरस धातु नहीं है। क्या नहीं है? नॉन फेरस धातु नहीं है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोबाल्ट। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो खारे पानी में जो है कैल्शियम उपस्थित होता है। क्या होता है? तो कैल्शियम जो है उपस्थित होता है खारे पानी में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और इसका PDF भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।